एक दिन की बात है। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। 1 रुपया दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 1 रुपया दे दो बाबा। वो भीख मांग रहा था तो उसे कोई 1 रुपए देता तो कोई उसे कुछ देता भी नहीं। आज उसे भीख मांगते मांगते सारा दिन बीत जाता है। तब कहीं जाकर उसे मुश्किल से 10 रुपए मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज तो मुझे भीख भी नहीं मिली। भिखारी फिर भीख मांगने लगता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा। भिखारी भीख मांगता जा रहा था पर कोई उसे भीख नहीं दे रहा था। ये नहीं कि कोई काम वाम कर लें, इन्हें तो बस भीख मांगने की आदत है। तभी एक आदमी उसके पास से जा रहा होता है। तभी वो भिखारी उसे देखकर भीख मांगने लगता है। 1 रुपया दे दो भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया। वो आदमी उस भिखारी के पास जाकर रुककर उसे भी खरी खोटी सुनाने लगता है। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? यूं भीख मांगना अच्छा लगता है क्या? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, फिर भी तुम भीख मांगते हो। तुम लोगों की तो आदत है भीख मांगने। क्या साहब, आप भी कैसी बातें करते हो? मुझ भिखारी को कौन काम देगा? बोलकर तो सब चले जाते हैं पर काम कोई देता नहीं, कोई नहीं देता। चलो हटो मेरे रास्ते से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग भीख मांगने। वो आदमी उस भिखारी को पैसे दिए बिना चला जाता है। भिखारी फिर वही स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है और आवाज लगाने लगता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, इस गरीब की दुआ लगेगी, कोई दे दे बाबा, सुबह से भूखा हूँ, भगवान के नाम पर दे दे बाबा, सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब कुछ पैसे दे दो साहब, कुछ पैसे दे दो। वो आदमी जल्दी में था तो वो उस भिखारी को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से आगे जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी के स्कूल बैग से किताब निकलकर भिखारी के आगे गिर जाती है तो वो भिखारी उस लड़की की किताब उठाकर उसे देने जाता है। साहब ये आपकी बेटी के स्कूल बैग से इंग्लिश की किताब गिर गई थी। आदमी बड़ी हैरानी से उस भिखारी को देखता हुआ। तुम्हें कैसे पता ये इंग्लिश की किताब है? साहब इस किताब पर लिखा हुआ है। अंकल क्या आपको पढ़ना आता है? हाँ। भिखारी उस लड़की के हाथ से किताब लेकर पढ़कर सुनाने लगता है। अंकल आपको तो सब पढ़ना आता है पर आप तो भिखारी हो। भिखारी उस लड़की की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुप हो जाता है। अरे हाँ, वाकई में तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? साहब मजबूरी आदमी से क्या कुछ नहीं करा देती, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। भिखारी उस आदमी को अपनी कहानी सुनाता है। साहब मेरा भी एक परिवार हुआ करता था। मैं, मेरी माँ और पिताजी हम साथ रहते थे, सब कुछ ठीक था। पर एक दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ चले गए। अब सारा बोझ मेरी माँ के ऊपर आ गया और उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी थी जिसकी वजह से सारा पैसा उनके इलाज में लग गया। और एक दिन एक एक करके मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मेरे पास रहने के लिए ना घर था, ना खाने के लिए खाना। साहब भीख न मांगता तो क्या करता? तुम पढ़े लिखे हो, कोई काम कर सकते हो। साहब मुझ भिखारी को कौन काम देगा? तुम मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो? मैं तुम्हें उसे पढ़ाने के पैसे दूंगा। बोलो मंजूर है तुम्हें? भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और वो गरिमा को पढ़ाने के लिए हाँ कर देता है। ठीक है, कल से तुम इस पते पर मेरी बेटी को पढ़ाने आ जाना। वो आदमी भिखारी को कुछ पैसे देता है और उसके हाथ में पता देकर वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन भिखारी उस आदमी के बताए पते पर पहुँच जाता है और वो आदमी भिखारी को देखते ही कहता है, आ गए तुम, आओ आओ यहाँ बैठो। मैं तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। क्या नाम है तुम्हारा? रवि, रवि नाम है मेरा। और मेरा मनोहर।
अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी अपनी बेटी गरिमा को लेकर आता हूँ। तभी वो अपनी बेटी गरिमा को लेकर आता है तो रवि उसे पढ़ाने लगता है। बेटा, आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। अब तुम मैथ की किताब। गरिमा इंग्लिश और मैथ में काफी कमजोर थी। रवि गरिमा को पढ़ाना शुरू कर देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। गरिमा भी अब पहले से इंग्लिश और मैथ में ठीक होती जा रही थी। इसी तरह गरिमा को पढ़ाते पढ़ाते 1 महीना निकल जाता है। तभी मनोहर रवि के पास आकर उसे पैसे देता है। ये लो तुम्हारी मेहनत का 1000 रुपया। हाँ हाँ, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इसी तरह रवि हर रोज गरिमा को पढ़ाता और गरिमा भी उससे बड़े शौक से पढ़ती। गरिमा दिन पर दिन पढ़ाई में होशियार होती जा रही थी, जिसे देखकर स्कूल की टीचर भी गरिमा की तारीफ करने लगी थी। और एक दिन तो गरिमा ने सबको चौंका दिया जब वो पूरी क्लास में फर्स्ट आई। पता है पिताजी, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। ये देखो मेरी रिपोर्ट कार्ड। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई बेटा। मनोहर रवि को बुलाकर उसका धन्यवाद करता है और उसे बताता है कि गरिमा क्लास में फर्स्ट आई है, जिससे मनोहर उसकी फीस बढ़ा देता है। इसी तरह रवि की हालत अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। अब उसके पास गरिमा के साथ साथ और भी बच्चे पढ़ने आने लगे थे, जिसकी वजह से उसकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उसके पढ़ाने की डिमांड भी। एक दिन की बात है, रवि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ सोचने लगता है। बच्चों के पढ़ने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्यों ना मैं एक और कोचिंग सेंटर खोल लूं। इस कोचिंग सेंटर में बच्चे अधिक हो गए हैं। इसकी वजह से मुझे एक और कोचिंग सेंटर खोलना ही पड़ेगा। फिर रवि एक और कोचिंग सेंटर खोल लेता है, जिसकी वजह से अब रवि की कमाई और दुगनी होने लगी थी। अब उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास रहने के लिए घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े सब था। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना उन भिखारियों को भी मौका दिया जाए जो बेचारे किसी परेशानी या मजबूरी के कारण भीख मांग रहे हैं। जिसमें से कोई भी भिखारी जो पढ़ा लिखा हो और जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्हें कहीं काम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें भीख मजबूरी में मांगनी पड़ती है। उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता भीख मांगने के सिवा, और वो लोग इस कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ा सकते हैं। हाँ, उन्हें भी एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। रवि अगले ही दिन एक विज्ञापन निकलवाता है, जिसमें लिखा होता है कि कोई भी भिखारी जो पढ़ा लिखा हो वो आकर इस कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकता है और उसके उन्हें पैसे भी मिलेंगे। जब ये खबर भिखारियों तक पहुंचती है, तब सभी भिखारी उस विज्ञापन को पढ़कर एक दूसरे से कहते हैं, अरे सुना तुमने, अब हम भिखारियों को भी काम मिल सकेगा जिसके हमें पैसे मिलेंगे। चलो चलो चल कर देखते हैं। हाँ भैया, चलो चल कर देखते हैं। फिर 2-4 भिखारी रवि के पास जाते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं। बाबूजी, क्या हमें काम मिल सकेगा? एक शर्त पर, अब से तुम फिर कभी भीख नहीं मांगोगे। बाबूजी, जब हमें काम मिल जाएगा तो फिर हम क्यों भीख मांगेंगे? ठीक है, तुम अभी से काम पर आ सकते हो। तब एक एक करके भिखारी रवि के कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगते हैं। अब तो रवि की कमाई बहुत ज्यादा हो गई थी। अब तो वो करोड़ों का मालिक बन गया था। फिर एक दिन बहुत ही बड़े परिवार में रवि की शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। तभी एक भिखारी उसके आगे आकर भीख मांग रहा था, तो वो उसे कुछ नहीं देता। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या बाबूजी, आप भी कैसा मजाक करते हो? आपको भीख देनी है तो दो, वरना जाओ यहाँ से। आपने उस भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए? आज अगर मैं उसे भीख दे देता तो उसे भीख मांगने की और आदत पड़ जाती और वो कभी काम करने की सोचता ही नहीं। अगर हर आदमी इसी तरह सोचने लगे तो एक दिन एक भी भिखारी नहीं रहेगा। सही कहा आपने। एक दिन की बात है, रवि अपने ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। ओह, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर, जिनके माँ बाप इन्हें पैदा होते ही छोड़ देते हैं या कोई मर जाता है, जिसकी वजह से इन मासूम बच्चों का बचपन भीख मांगने में निकल जाता है। मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर रवि वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसे यूं परेशान देखकर रजनी पूछती है, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या? फिर रवि अपनी पत्नी रजनी को भीख मांग रहे बच्चों के बारे में बताता है।
मैं क्या करूं जो इन बच्चों का बचपन खराब ना हो। क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए घर बनवाएं जिसमें वो रह भी सके और पढ़ाई भी कर सके। हाँ, मैं कल ही एक काम शुरू करवाऊंगा जिससे इन बच्चों को कभी जिंदगी में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं इनके लिए घर और स्कूल दोनों बनवाऊंगा, क्योंकि मैं भी कभी भिखारी था। सर्दी की छुट्टियां हो गई थी और सीता और उसका परिवार मनाली जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी सीता की बेटी परी उसके पास दौड़ते हुए आती है। मामा, आप मेरी वो लाल वाली टोपी और ग्लव्स भी रख लेना। वहाँ पर तो कितनी ठंड होगी ना, बर्फ भी गिर रही होगी ना। नहीं नहीं, मैं खूब सारे कपड़े पहन कर रहूंगी। कहीं मुझे सर्दी लग गई तो छुट्टियों का सारा मजा बेकार हो जाएगा। हाँ परी, वो टोपी और ग्लव्स तो मैंने पहले ही रख लिए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने दूंगी। तभी सीता का पति विक्की वहां आ जाता है। अब हमें निकलना चाहिए सीता, तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ, हम तैयार हैं। हमने सारा सामान भी रख लिया है। सीता जल्दी से सारा सामान पैक करके टैक्सी में रख देती है और तीनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वो लोग मनाली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में पूरा दिन बीत जाता है और रात होने लगती है, पर मनाली पहुंचने से पहले ही एक स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। अरे ट्रेन यहाँ इतनी देर से क्यों रुकी हुई है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सीता तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर ट्रेन के टीसी से पूछ कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। विक्की टीसी के पास पता करने पहुंच जाता है। तब तक परी सीता से कहती है, माँ, अभी तो हम मनाली पहुँचे भी नहीं और यहाँ इतनी ठंड होने लगी। बाहर देखो ना, मुझे तो लग रहा है बर्फ भी गिरने वाली है। हाँ, मुझे भी यही लगता है परी। तभी विक्की वहां आ जाता है। उसे कुछ परेशान सा देखकर सीता उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं जी? अरे सीता, परेशानी की ही बात है। आगे बर्फ पड़ने की वजह से ट्रेन यहीं रुकी हुई है और ये सुबह से पहले आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें कार रेंट पर ले सकते हैं। मनाली अब यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर ही है, तो क्या कहती हो सीता, चलें? अगर सिर्फ 1 घंटे की बात है तो चलिए चलते हैं। कार रेंट पर लेना ही सही होगा। यहाँ ट्रेन में रात गुजारने से तो बेहतर ही होगा। विक्की, सीता और परी अपने सामान लेकर ट्रेन से उतर जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलकर वो एक कार रेंट पर ले लेते हैं और वो मनाली के लिए कार से ही निकल जाते हैं। वाह विक्की, ये कार तो काफी अच्छी है और हमें कितने सही दामों पर रेंट पर मिल गई है ना? हाँ, और जरा पीछे परी को देखो, वो तो थकान की वजह से कार में ही सो गई। दोनों हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर बर्फ गिरने लगती है। धीमे धीमे बर्फ तेजी से गिरने लगती है। अरे विक्की, मुझे तो यहाँ पर हर तरफ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। गाड़ी आगे चल भी पाएगी या नहीं? लगता तो नहीं सीता, एक तो इतना अंधेरा है और ऊपर से यहाँ आसपास कोई होटल तक दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें हम? तभी सीता को थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। अरे विक्की, वो देखो, वो क्या है? मुझे वहाँ सामने थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। थोड़ा आगे बढ़ो तो। थोड़ा आगे जाने पर विक्की और सीता देखते हैं कि रोशनी कहाँ से आ रही थी, तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा बर्फ का घर बना हुआ था। अरे विक्की, क्या ये सचमुच में एक बर्फ का घर है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं सीता, ये कोई सपना नहीं, ये सचमुच का बर्फ का घर है। ऐसे घरों के बारे में तो मैंने सिर्फ बचपन में किताबों में सुना था। हाँ, अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? हाँ, इग्लू। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे बर्फ के घरों को तो इग्लू कहते हैं। और देखो, इसके अंदर से ही रोशनी आ रही है। शायद अंदर कोई है। परी को यहीं कार में सोने दो। चलो हम चलकर पूछते हैं कि शायद हमें यहाँ रात गुजारने को मिल जाए। ठीक है, चलो चलकर पूछते हैं। विक्की और सीता गाड़ी से उतरते हैं और उस बर्फ के घर के पास जाने लगते हैं। वो घर के अंदर झांकते हैं और आवाज लगाते हैं, क्या यहाँ पर कोई है? क्या किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? तभी घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आते हैं। जी, क्या काम है आपको? वो दरअसल हमें मनाली जाना है। तो आओ ना, हमने तो तुम्हें रोका नहीं। नहीं नहीं, वो बर्फ इतनी पड़ रही है कि अभी कार से आगे जाना मुश्किल है और यहाँ आसपास कोई होटल या घर भी नहीं है सिवाय आपके इस बर्फ के घर के। तो क्या हमें आज रात रुकने के लिए यहाँ सहारा मिल सकता है? तो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते हैं और फिर वो बूढ़ा आदमी सीता की तरफ देखकर कहता है, जी जरूर, हमारा बर्फ का घर काफी बड़ा और खाली है। हम दोनों अकेले ही रहते हैं। आप आराम से यहाँ अपनी बेटी परी के साथ रुक सकते हैं। क्या? पर हमने तो आपको ये नहीं बताया कि हमारी बेटी भी हमारे साथ है और उसका नाम परी है।
तो आप वो मैं एक ज्योतिष हूँ। मैं सिर्फ इंसान का चेहरा देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। क्योंकि तुम अभी अभी अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर विकी और सीता हैरान रह जाते हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, आओ अपनी बेटी और सामान को ले आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, तुम उसमें रह सकते हो। जी ठीक है। सीता और विकी परी को उठाते हैं और सामान लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। वाह, ये घर तो सचमुच काफी गर्म है अंदर से, और कितना बड़ा भी है। ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी तो यहाँ मजे से रहते होंगे। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। हाँ परी, रुको, मैं अभी बिस्तर लगा देती हूँ। सीता एक चादर बिछा देती है। मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। हम सुबह जल्दी ही मनाली के लिए निकल जाएंगे। क्यों विक्की? हाँ ठीक है सीता। इसके बाद तीनों सो जाते हैं। आधी रात को जब विक्की की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सीता और परी दोनों ही अपनी जगह से गायब थे। विक्की जल्दी से उठ जाता है। अरे ये क्या, ये दोनों इतनी रात को कहाँ गायब हो गए? बाहर कितनी ठंड है और हम एक अनजान जगह पर हैं। अगर उन्हें कहीं जाना था तो कम से कम बताकर तो जाते। कि तभी उसकी नजर खिड़की पे पड़ती है। खिड़की के बाहर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। विक्की जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक चुड़ैल और भूत खड़े थे और उन्होंने सीता और परी को एक मोटे डंडे से बांधकर लटका रखा था और नीचे आग जला रखी थी। विक्की देखता है कि वो दोनों भूत और चुड़ैल आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बात है, आज कितने दिनों के बाद हम लजीज खाना खाएंगे। इतने दिनों से यहाँ पर बुढ़ा बुढ़ी का रूप बना कर रह रहे थे, लेकिन कोई भी हमारी जाल में फंस ही नहीं रहा था। आज जाकर ये बकरे फंसे हैं। बस अब जल्दी से इन दोनों माँ बेटी को इस गर्म आग में सेक कर खा लेते हैं। अरे हाँ, अभी अंदर एक इंसान और सो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, उसे कल सुबह नाश्ते में खा लेंगे। भूत और चुड़ैल की बात सुनकर विक्की बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है? अब क्या करूं? कैसे बचाऊं मैं सीता और परी को? इन दोनों भूत और चुड़ैल ने तो मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। नहीं, मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा। सीता और परी को इस आग से कितनी जलन हो रही होगी। चलो जल्दी से घर चलकर देखते हैं, कहीं वो आदमी भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। भूत और चुड़ैल घर के अंदर आते हैं, लेकिन तभी विक्की खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है। विक्की जल्दी से जाकर कमरा बंद कर देता है। अरे लगता है कि वो आदमी बाहर निकल गए। चलो जल्दी बाहर चलो। विक्की सीता और परी की रस्सियां खोल देता है और उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपने को कहता है। सीता, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम परी के साथ यहीं पर छिपी रहना। याद रहे, कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। क्या? लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए ना, हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं सीता, हम भाग भी गए तो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। हमें इन भूतों और चुड़ैल का कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, तुम बस यहीं छिपी रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर विक्की वहाँ से चला जाता है। सीता और परी चुपचाप पेड़ के पीछे छिपे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल दरवाजा तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरा इलाका हमारा है, आखिर हमसे बचकर वो लोग कहाँ जाएंगे। एक बार मेरे हाथ लग जाए तब उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे चालाकी करने की। भूत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी विक्की पीछे से आ जाता है और उन्हें आग में धक्का दे देता है। बचाओ 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 बचाओ। दोनों भूत और चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं। तब विक्की सीता और परी को भी पेड़ के पीछे से बाहर ले आता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जिंदा बच गए। मेरे रहते हुए मैं अपने परिवार को कुछ होने कैसे दे सकता था? मुझे पता था कि ये दोनों हमें ऐसे भागने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि अब इन्हें मारकर ही हम यहाँ से जाएंगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। हाँ पापा, मुझे भी यहाँ बहुत डर लग रहा है। इसके बाद विक्की अपनी कार लेकर आता है और तीनों उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं।